हेलो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग को डेवलप करनी है आज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल के बारे में पढ़ लिया था, उनकी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लिया था, उनके करेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा उनको उस इक्वेशन में, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। देखिए भाई, फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे होती हैं वो हम लोग ने लिखना सीख लिया था कि डेल डॉट ई जीरो होगा, डेल डॉट बी जीरो होगा, डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी होगा, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम डेल ई बाई डेल टी होगा, जो कि फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। फ्री स्पेस में जे जीरो होता है, रो जीरो हो गया। तो इन सिचुएशन के तहत हमारी इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो गई सिंपल तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 उठा लेते हैं। जस्ट 3 को ले लिया, 4 के साथ भी ये कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 लिया और उसको हमने कर्ल ले लिया। कर्ल का मतलब है कि हमने डेल, वेक्टर डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आपने। तो दोनों तरफ आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो डेल बाई डेल टी तो ऑपरेटर है, तो और जो डेल है वो भी एक ऑपरेटर है, तो वो इस क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, बी पे अप्लाई होगा। हम सोच रहे हैं कि हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये ऐसा है कि भाई ये दो ऑपरेटर एक दूसरे पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ऑपरेटर तो किसी फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होते हैं, तो डेल बाई डेल टी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ आउटकम मिलेगा। स्पेस ऑपरेटर, चूँकि इसमें डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड होते हैं, तो ये भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब दोनों वेक्टर हैं तो या तो क्रॉस के साथ अप्लाई हो सकते हैं या डॉट के साथ अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ जो कि हम कर्ल ले रहे हैं, इसका मतलब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो डेल क्रॉस बी है, तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 से उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। आपने रख दिया। यहाँ एक फार्मूला काम कर रहा है, वेक्टर कैलकुलस का फार्मूला है, याद कर सकते हैं। डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर ले लिया ना, तो जो ऐसे ये सोचो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लेते हो तो ए स्क्वायर आता है, तो वहाँ वेक्टर क्वांटिटी पे यहाँ पर फिर आप वेक्टर नहीं लगाते हो, इसके ऊपर यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा। तो ए तो वैसा ही डेल स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब कुछ लोग यहाँ पे वेक्टर लगा दे रहे हैं, तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बिना वेक्टर के होगा, बाकी सभी जगहों पे वेक्टर का निशान लगे रहेगा। तो डेल डॉट ई तो देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 से 0 हो ही जाएगा, और आपके पास माइनस डेल स्क्वायर ई है, इधर माइनस डेल बाई डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी है। म्यू एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव आपका हो जाएगा, डी टू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब एक चीज़ आप खुद करके देख सकते हैं, अगर यही सारा प्रोसेस आप इक्वेशन नंबर 4 के साथ शुरू करें, मतलब इक्वेशन नंबर 4 लें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसका कर्ल लें, फिर आप ये सारा ऑपरेशन करोगे, देन यू विल अगेन गेट द दिस लॉ। ये वाला इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। बस फर्क इतना होगा, पहले इक्वेशन ई के टर्म में थी, अब की बार इक्वेशन बी के टर्म में हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन, चाहे ई के टर्म में हो चाहे बी के टर्म में हो, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन किए हुए हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ये वेव इक्वेशन का फॉर्म है। कोई भी वेव जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट की जाती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। तो ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो, ये वो मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन कहते हैं। इस स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन में आप एफ देख रहे हो, तो ये एफ क्या होता है भाई? ये जो एफ होता है ये फंक्शन होता है। जो भी वेव आप ले रहे हो, जब वो वेव फ्लो करेगी, चलेगी, या जो भी उसका बिहेवियर होगा, तो या तो उसमें कौन सी क्वांटिटी है जिसका वेरिएशन होगा। जैसे सपोज फॉर इंस्टेंट, जैसे अगर हम साउंड एनर्जी की बात करते हैं, जब साउंड चलती है मीडियम में तो मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, तो वहाँ पर एफ जो होगा वो डेंसिटी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल कह रहे थे कि उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट चेंज होंगे, इसीलिए आपकी इक्वेशन में एफ की जगह पर ई दिख रहा है। और यही कारण है कि इस इक्वेशन को, ये जो दो आपकी इक्वेशन दिख रही हैं ई और बी के टर्म में, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में है और ई या बी कंपोनेंट के साथ हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आप नाम दे रहे हो। अब देखो क्या है, ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट साइड में होमोजीनियस है, 0 है, इसलिए होमोजीनियस है, तो इसका मतलब है इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन के रूप में इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इनका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो एक वेव लाइक सोल्यूशन होता है, एक साइनोसॉइडल सोल्यूशन होता है, एक पीरियोडिक सोल्यूशन होता है।
यानी उसको लिखते समय आप या तो साइन कॉस का इस्तेमाल करोगे या एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करोगे, ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। कोई पॉलिनोमियल नहीं आएगा, कोई अलजेब्रिक टर्म उस तरह से नहीं आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक तरह से फिजिकली एक बड़ी अच्छी सिचुएशन हमें बताती है कि हम एक ऐसे सोल्यूशन को बात कर रहे हैं जो पीरियोडिक तरीके का है, मे बी सिंपल हार्मोनिक टाइप का भी हो सकता है, तो उसमें साइन या कॉस या एक्सपोनेंशियल को रखेंगे। तो उस थ्योरी मैथमेटिक्स की उस बात से हमने इनके सोल्यूशन लिखे, और इसका सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो देखो आप यहाँ लिख सकते हो ई के टर्म में, और एक सोल्यूशन आप लिख सकते हो बी के टर्म में। कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उसका कोई भी एक सोल्यूशन हम ले लेंगे। तो एक कुछ कांस्टेंट सा टर्म है ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर ओमेगा टी। अब के क्या होता है, के जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 2π/λ, और इसको हम वेव वेक्टर कहते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो वेव वेक्टर कहेंगे, और अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, तो इसको वेव नंबर कहते हैं। जो भी लो बेसिकली 2π/λ से जुड़ा होता है, और ये प्रोपोगेशन दिखाता है किस दिशा में वेव जा रही है उसके साथ है। आर रेडियल वेक्टर है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टाइम एक पैरामीटर है ही है। अब देखो यहाँ पर अगर k को हम डिफाइन करना चाहें, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, x, kx, ky, kz। और ऑर्थोगोनल सिस्टम में जैसा कि हम लोग कार्टेशियन लेते हैं, ये मान लो i कैप है, ये मान लो j कैप है, ये मान लो k कैप है, तो उस हिसाब से हमारे पास x टाइम i कैप, x ky टाइम j कैप, kz टाइम k कैप होगा। r के लिए क्या होगा, xi, yj, jk, ये हो जाएगा। तो k डॉट r ले लें तो kx टाइम x, ky टाइम y, kz टाइम z होगा, ये आएगा। अब k क्या हो बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव अगर z डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब उसमें हमारा kz कंपोनेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, y डायरेक्शन में जा रही है तो ky कंपोनेंट वहाँ पर होगा। अगर वो kz y प्लेन में जा रही है तो हम उसको kz y प्लेन के कंपोनेंट kz ky से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा वेक्टर में हम लोग करते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जैसा कि मैंने आपसे बात की है। अब अगर हम इस इक्वेशन को, जरा देखो अपनी इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन को और स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है। f की जगह पर क्या आ गया, f की जगह पर e आ गया, ठीक है ना, देख रहे हो ना यहाँ पर। इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ, तो आपके पास क्या है, जहाँ ये f था इसकी जगह पर e आ गया। लेकिन जहाँ 1/v² है, v क्या थी, वेव की वेलोसिटी, वहाँ पर आपके पास μ0ε0 है, माइनस माइनस तो बैलेंस हो जाएगा। तो जरा देखें इस चीज़ को, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हम v² को 1/μ0ε0 रख सकते हैं। μ0ε0 की वैल्यू हमें वेल नोन है, हम इनको कांस्टेंट के रूप में देखते हैं फ्री स्पेस की, तो हम इनकी वैल्यू को रखेंगे। और जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। मैक्सवेल के समय तक अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हो चुका था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हर बार, चाहे फोको का एक्सपेरिमेंट हो चाहे फिजो का एक्सपेरिमेंट हो, सभी तरीकों से वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लमसम निकल रही थी। तो यहाँ पर ये दिखा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई, तो ये कोई संयोग नहीं था कि इसकी वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैथमेटिकली मैक्सवेल ने निकाली है, इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आ गई है। ये संयोग नहीं था, ये इस बात का पहला सिग्नेचर था कि मैक्सवेल असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो डेवलप कर रहे हैं वो लाइट के लिए भी बिल्कुल सटीक है। इसका मतलब ये निकल के रहा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इससे पहले लाइट के साथ जब भी स्टडी होती थी तो प्रयोग किए जाते थे, लेंस, मिरर, इस तरह के प्रयोग किए जाते थे। उसमें कोई इस तरह की एक सटीक मैथमेटिकल थ्योरी नहीं थी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें और हम लाइट के बारे में बात करना शुरू कर दें। बट ये पहली बार था जब मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा लाइट के अंदर, और उसके बाद से सिर्फ लाइट ही नहीं, मैक्सवेल ने आगे दिखाया, आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि सिर्फ लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। वो सिर्फ वायलेट से लेकर रेड तक फैला हुआ एक रेंज है। वायलेट के उधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है, रेड के आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास एक्सरे से लेकर के अल्ट्रा वायलेट लेकर के वायलेट से लेकर के रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सभी वेव का स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाया, ये इस बात का पहला सिग्नेचर था, और ये बहुत स्ट्रांगली इसको आई थिंक 1864 का पेपर था या 63 का पेपर था, जिसमें मैक्सवेल ने इस चीज़ को स्टैब्लिश किया, दुनिया के सामने रखा कि नो, दिस इज़ हाउ वी कैन डील द ऑप्टिक्स। हम किस तरह से
प्रकाश को हम मैथमेटिकली डील कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिग्नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट वेव्स आर नॉट द टू डिफरेंट क्वांटिटी। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैथमेटिकली हम पढ़ रहे हैं और जो हम प्रकाश कहते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट वेव्स इस्टेब्लिश होती है इस तरह से। ये था वो मेन हिस्सा। अब एक सवाल है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, मैं यहाँ पे चूँकि रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहूँगा, आपके सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। तो सिलेबस में आपके पास है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अब ऐसा करने के लिए हमें वी हैव टू डू सम मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स हमें करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स करने के लिए हम सबसे पहले डेल डॉट ई की बात करते हैं। डेल डॉट ई, तो देखो डेल को कैसे लिखते हो, डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। ओके, अब हम ई नॉट को लिख सकते हैं, क्योंकि ई कैसे लिखा गया था, ई लिखा गया था ई नॉट, वेक्टर ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई सम के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। के डॉट आर को हम देखो यहाँ पर आप जरा देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर के डॉट आर को के एक्स टाइम एक्स, के वाई टाइम वाई, के जेड टाइम जेड लिख चुके हैं। तो वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। के डॉट आर को तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हो के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड लिख दिया। और जो ये ई था, ई नॉट इज सम कांस्टेंट सा कुछ था, तो ई नॉट का एक्स कंपोनेंट, ई नॉट का वाई कंपोनेंट, ई नॉट का जेड कंपोनेंट, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया आपके पास। अब क्या करोगे आप आई, अब देखो ये क्या है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ई वाला और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट है। तो आप क्या करोगे, इस डॉट के आई डॉट आई 1 होगा, तो आपने जब इसको ऑपरेट कराया डेल बाई डेल एक्स इस पे ऑपरेट होगा, इस पूरी क्वांटिटी पर ई भी है और ये एक्सपोनेंशियल भी इसी के साथ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, डेल बाई डेल एक्स केवल ई नॉट एक्स पे नहीं होगा, ई नॉट एक्स के साथ एक्सपोनेंशियल का टर्म हमारा जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ रखेंगे। तो ई नॉट एक्स आई डॉट आई 1 हो चुका है, एक्सपोनेंशियल का टर्म। हमने ब्रैकेट की चीज़ों को नहीं लिखा, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट करना टाइम टेकिंग भी होता है और थोड़ा बहुत ही वो हो जाता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाता है यहाँ पर चीज़ें। ऐसे ही y को ऑपरेट किया, ऐसे ही z को ऑपरेट किया। अब आपने ई नॉट एक्स तो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट का x कंपोनेंट था, तो कांस्टेंट ही है, तो डेल बाई डेल एक्स किस पे ऑपरेट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म पर। ऐसे ही डेल बाई डेल वाई एक्सपोनेंशियल पे ऑपरेट कर रहा है, डेल बाई डेल जेड एक्सपोनेंशियल पे ऑपरेट कर रहा है। यही सबसे ज़रूरी हिस्सा है इस पूरी डिस्कशन का, कि हमारा जो ई नॉट एक्स है ये तो कांस्टेंट है, ई नॉट को हमने कांस्टेंट रखा था, उस कांस्टेंट का x कंपोनेंट है जो कि कांस्टेंट है, x के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक्स के साथ वो फिक्स है। एक्स के साथ हमारे पास ये वैल्यू क्वांटिटी है ना एक्सपोनेंशियल की, इसको हम ऑपरेट कराएंगे। तो जब आप ऑपरेट कराओगे तो आप देखोगे जैसे डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल पे ऑपरेट होगा, जैसा यहाँ देखें इस जगह पे देखें, तो जैसे डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल पे ऑपरेट करेगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक्स ऑपरेट करोगे तो केवल एक्स पे ही ऑपरेट होगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा, इसके साथ जीरो हो जाएगा, जेड और वाई जीरो हो जाएगा, तो आई टाइम के एक्स आपके पास बचेगा, बाकी एक्सपोनेंशियल का टर्म एज इट इज़ बचेगा। तो आपने वही किया, एक्सपोनेंशियल का टर्म एज इट इज़ रखा हमने, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का टर्म एज इट इज़ रखा, आई के एक्स आ गया, आई के वाई आ गया, वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, आई के जेड आ गया, जेड के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल के टर्म बाहर निकाल लिए गए। ई नॉट एक्स कंपोनेंट के एक्स हो गया, ई नॉट वाई कंपोनेंट के वाई हो गया, ई नॉट जेड कंपोनेंट के जेड हो गया। अब देखो वापस से जाएंगे अगर हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ई डॉट के है, ई नॉट डॉट के। आप इस चीज़ करके देखिएगा, आप ऐसा करिएगा कि ई नॉट एक्स आई, ई नॉट वाई जे, ई नॉट जेड के डॉट के एक्स एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, इन सबको अगर आप डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे तो आपके पास यही टर्म आएगा। तो यानी कि हम ई नॉट के या के डॉट ई इस तरह से लिख सकते हो, तो आपने ऐसे लिख दिया, एक्सपोनेंशियल का टर्म वैसे रह गया। अगर हम ई नॉट को एक्सपोनेंशियल के साथ जोड़ दें तो हम पूरा वेक्टर ई लिख सकते हैं। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या आ गई, डेल डॉट ई की वैल्यू आ गई आई टाइम के डॉट ई, यानी डेल डॉट ई अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह पे आप आई के डॉट ई लिख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो डेल है इस किसके इक्विवेलेंट है, आई के इक्विवेलेंट है। तो इसी चीज़ को हमने देखा है कि जो डेल ऑपरेटर है वो किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, डेल ऑपरेटर हमारा आई के इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जहाँ डेल डॉट ई जीरो है, इसका मतलब है कि जो वेक्टर k है और वेक्टर e है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब
इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर हम बी के साथ देखें डेल डॉट बी, तो डेल की जगह पर आप आई के लिख सकते हो डॉट बी, तो इसका मतलब है के डॉट बी भी जीरो है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हम के को क्या कह रहे हैं, हम के कह रहे हैं जिस दिशा में वेव चल रही है वो दिशा है, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो इस थ्योरी के हिसाब से के डॉट ई जीरो मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रकाश के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रकाश के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही प्रकाश के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट में भी कोई रिलेशन है, क्योंकि उस लॉजिक से अगर हमारे पास के की डायरेक्शन ये है, जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये के की डायरेक्शन है, सपोज जस्ट अ मिनट, ये हमारी के की डायरेक्शन है। देखें, तो अगर हमने कहा पहला डॉट के डॉट ई है, तो के डॉट ई का मतलब है कि ई कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। के डॉट बी जीरो है, इसका मतलब है बी कंपोनेंट भी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये बात समझ में नहीं आती कि क्या ई और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, या ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें सिर्फ आधी पिक्चर पता चल रही है, आधी पिक्चर के बारे में हम जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन है यानी फैराडे इक्वेशन, उसका सहारा लेंगे। हम लेंगे डेल की जगह पे आई के लिखेंगे, बी के साथ अगर आप टाइम के साथ डेरिवेटिव रखोगे तो ओमेगा टी था माइनस ओमेगा टी, तो टाइम डेरिवेटिव जो होगा वो आई ओमेगा दे देगा। तो आप यहाँ पर एक खास देखो, के क्रॉस ई इज इक्वल टू बी, सब फैक्टर है यहाँ पर, ओमेगा वगैरह है, तो के डॉट ई बी है। यानी कि अगर ये डायरेक्शन के है, ये डायरेक्शन ई है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो एक वेक्टर होगा, और ये जो नया वेक्टर होगा इसकी दिशा दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये रूल हमें ये दिखाता है कि जो बी कंपोनेंट है ये के की परपेंडिकुलर भी है, ई की परपेंडिकुलर भी है। तो एक हिस्सा बताता है ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर हैं, और जो फैराडे लॉ से हमें पता चलता है कि ई और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है, वो कंपोनेंट चलने की दिशा, जिस दिशा में गति हो रही है उसके परपेंडिकुलर है। साउंड में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में साउंड फ्लो करती है एनर्जी, उसी दिशा में ही मटेरियल के पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। हम बोल रहे हैं तो मटेरियल के हमारे मीडियम के पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस तरह से हो रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट इस तरह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक कंपोनेंट के वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ के परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसी वजह से इसको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। इसका जो डायग्राम आप देखोगे वो इस तरह से है। अगर ये दिशा के की है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो मान लो एक्स प्लेन में हो रहे हैं, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं वो वाई प्लेन में हो रहे हैं, जबकि के जो है वो जेड डायरेक्शन में है। तो ये के की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट, इनके प्लेन दूसरे हैं, इसका प्लेन दूसरा है, इसका प्लेन दूसरा है, और दोनों ही प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये ट्रांसवर्स नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब लास्ट में हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एनर्जी का भी कुछ जुड़ाव है, बिल्कुल है। आप धूप में खड़े होते हो, आपको गर्माहट महसूस होती है, क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी लगातार रेडिएशन के मीडियम से हमारे सामने आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है? 2 टाइप ऑफ एनर्जीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जुड़ी हुई हैं। 2 तरह की कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हम ऐसे लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कुछ वैसा ऐसा फॉर्मूला है जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो। तो यहाँ एम जो होता है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिस मटेरियल का आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो, उसका मास, और उसकी जो डायनामिक क्वांटिटी होती है वो उसकी वेलोसिटी होती है, जो कि घट बढ़ सकती है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी देखना चाहेंगे तो हाफ रखेंगे, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम देख ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो आएगी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। ये कुछ वैसा है जैसे हाफ 1 अपॉन म्यू नॉट बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, ऐसे यहाँ 1 अपॉन म्यू नॉट है, मीडियम की प्रॉपर्टी है।
और जब इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पार्ट और वो हो जाएगा मैग्नेटिक पार्ट, दोनों का सम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। पॉइंटिंग वेक्टर एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, तो देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो अपने साथ उसकी एक एनर्जी डेंसिटी भी होती है, एसोसिएट होती है उसके साथ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जुड़ी होती हैं तो उनके साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होती है। तो पॉइंटिंग ने इस चीज़ को एनालाइज किया और उन्होंने एक थ्योरम प्रपोज किया और थ्योरम में उन्होंने एक पॉइंटिंग वेक्टर की बात की। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है उसकी दिशा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों के परपेंडिकुलर होती है और असल में जिस डायरेक्शन में के होता है उसी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी होती है। तो उन्होंने एक वेक्टर क्वांटिटी प्रपोज किया एस, पॉइंटिंग वेक्टर, तो जो ई और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होता है। म्यू नॉट तो मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई अगर हम बी नॉट अपॉन म्यू नॉट कर दे तो हम एच लिख सकते हैं, तो ई क्रॉस एच जो होगा वो एस हो गया। तो अगर ई कंपोनेंट इधर है और एच कंपोनेंट या बी कंपोनेंट इधर है तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एस होगा और ये जो है के की डायरेक्शन ही होती है। अब यहाँ के की डायरेक्शन होगी, के अपोजिट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बहुत थ्योरी है, वो अब डीप में हम जाते हैं, तो फिलहाल के लिए हम एक सिंपल सिचुएशन मानते हैं कि एस और के का डायरेक्शन सेम होगा। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग वाया यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है इसको समझाने का ये तरीका है। तो एक इंस्टेंटेनियस एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का रिवीजन करेंगे। टिल देन हैव नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।